Okay, now beta we have force on current carrying conductor in uniform magnetic field. But in the previous lecture we have done the concept of moving charges in uniform magnetic field, and you know very well that they experience a force and the value of force is qvb sin theta. In the same way beta, whenever current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, it also experiences a force. Why beta? Because current is assembly of moving charges. It means charges are moving in uniform magnetic field, so they will experience a force, and due to this current carrying conductor experiences a force in magnetic field. Now beta, we will calculate the expression for this force and we will determine the direction. So beta, look, this is a conductor we have of length L and area of cross section is A, and the current in this conductor is flowing along positive x direction. So beta, electron will move opposite to the direction of current. It means along minus x direction, and it is placed in the presence of magnetic field B, which is directed towards y direction. So now beta, we have to calculate the force on this current carrying conductor. So beta, when current is flowing in the conductor, electrons are moving along minus x direction. So beta, we will calculate the force on the electrons. Clear? It means whenever we will calculate the force on the electrons flowing in the conductor, so we are calculating the force on current carrying conductor. So beta, first of all I will calculate the force on one electron. It is equal to qv cross v. So beta, q की जगह माइनस सी, उसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इनटू बी. सो बेटा, नाउ टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, it means we will calculate the total force on all electrons. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर. बेटा, इसका एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम ए एल हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पर मान लिया स्मॉल एंड नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो एक यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का, ए एल. तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इंटू ए एल. तो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स मुझे पता है, तो टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू एन ई ए. ये लिख लिया. बेटा, जो एल है मैंने वी डी के साथ लगा दिया अंदर विद नेगेटिव साइन, एल वी डी इंटू बी. बेटा, अब ध्यान देना थोड़ा, जो ये लेंथ एल है इसको मैं करंट एलिमेंट मान सकता हूँ. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में होगी. ठीक है, ओके बेटा. यदि इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है तो एल वेक्टर और जो वी डी वेक्टर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, तो बेटा मैं करने क्या वाला हूँ देखेंगे. एल इंटू वी डी को माइनस एल इंटू वी डी को मैं लिखने वाला हूँ वी डी इंटू एल, क्योंकि बेटा एल भी वेक्टर है वी डी भी वेक्टर है, तो मैंने अब वेक्टर साइन एल पर लगा दिया. तो बेटा, जब वेक्टर साइन मैं एल पर लगाऊंगा तो एल तो वी डी के अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन लग जाएगा. तो नेगेटिव पहले ही था, नेगेटिव और लगाते थे पॉजिटिव बन गया. तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा वी डी इंटू एल, तो यहाँ पर वी डी इंटू एल लिख दो. तो एन ई ए वी डी इंटू एल है, तो वी डी को मैं बाहर लिख रहा हूँ, तो वी डी एल क्रॉस बी. बेटा, सेकेंड यूनिट में आप कर चुके हो कि एन ई ए वी डी किसकी वैल्यू होती है, करंट की, तो एफ की वैल्यू होगी आई एल क्रॉस बी. तो बेटा, एफ की जो डायरेक्शन है इट इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग एल एंड बी. जिस प्लेन में कंडक्टर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, तो फोर्स की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी. ठीक है. नाउ बेटा, वी हैव सम स्पेशल केसेस. सपोज बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, देन एफ विल बी 0, आई एल बी साइन 0 और 180 0 होता है. इसका मीनिंग क्या है बेटा, यदि कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दूं, या फिर कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, कंडक्टर में करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो बेटा दोनों के बीच 180 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है, तो दोनों ही केस में एफ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, ओके बेटा. इफ थीटा इज 90, यदि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, दैट इज आई एल बी साइन 90, आई एल बी आ जाएगा. नाउ बेटा, वी विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वी विल डिटरमाइन इट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, you have to stretch your forefinger, middle finger and thumb in such of left hand in such a way that they are mutually perpendicular. Then beta, forefinger gives the direction of magnetic field, middle will give direction of current,
देन बेटा थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाउ? लुक, देखिए बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड लिया, देखो ये जो 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, थंब क्या देगा? फोर्स। तो बेटा ये एक्स है, ये वाई में है, तो थंब कहाँ है? जेड में। ठीक है, तो इस केस में बेटा जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? जेड डायरेक्शन। ठीक, ओके बेटा। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। बेटा मेरे पास 2 वायर है ए बी एंड सी डी। I1 करंट है, यहाँ पर I2 करंट है, दोनों के बीच सेपरेशन है R। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा इस वायर के कारण, और इस वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा इस वायर के कारण। बेटा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की वैल्यू क्या है? ILB sin थीटा। तो मेरे पास CD वायर के लिए मैं फोर्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ कि CD वायर पर कितना फोर्स लगेगा। तो मुझे करंट चाहिए, तो करंट तो दे रखा है I1। तो ये इन्फानाइट वायर्स मैंने लिए दोनों, तो बेटा इसका एक सेगमेंट मान लेता हूँ L लेंथ का, तो I भी है L भी है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल कौन लगा रहा है? ये वायर, क्योंकि बेटा इस वायर में करंट I2 है, तो इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। तो बेटा यदि मैं राइट हैंड रूल से देखूं तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जाएगा? इनवर्ट्स। देखो थंब ऊपर, तो ये बिल्कुल फिंगर नीचे की तरफ है, तो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस वायर ऑन दिस वायर इज इन वर्टिकल डाउनवर्ड इन टू द प्लेन। ठीक है, तो बेटा नाउ फोर्स ऑन दिस वायर इज F1, सपोज इट इज इक्वल टू I1 L क्रॉस B2। B2 क्या है? फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस वायर। तो बेटा L ऐसे है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है वायर, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो sin 90 1 होता है। ठीक है, तो I1 L B2 आ गया। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर कितना होगा? आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट वायर किसके इक्वल होता है? न्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इन्फानाइट के लिए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 2 बन जाएगा। तो बेटा 2 2 जा 4, यहाँ पे न्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R आ जाएगा, न्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R, क्योंकि बेटा ये B2 किसके कारण है? I2 करंट के कारण। तो बेटा L को मैं नीचे ले आता हूँ, तो F1 अपॉन L बन गया, तो इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी वैल्यू क्या बन गई? न्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय R यहाँ से। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फोर्स ऑन दिस वायर। यदि बेटा इस पर मैं फोर्स निकालूँ तब भी इतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके बेटा। नाउ वी विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस वायर। इसके ऊपर करंट ऊपर है, फील्ड इनटू द प्लेन है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो फोर्स आपको यहां पर मिलेगा इस डायरेक्शन में। देखते हैं बेटा कैसे, देखो ऐसे नीचे की तरफ 4 फिंगर, वाई में मिडल, थंब कहाँ है बेटा? इस तरफ। तो बेटा मैंने थंब को इस तरफ दिखाया था, फोर्स की डायरेक्शन ये, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? ये वायर इसकी तरफ खींची चली जा रही है। तो बेटा इन द सेम वे यदि आप इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन निकालो, सबसे पहले बेटा इसके कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? देखें थंब ऐसे तो ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ है तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। तो जब बच्चे आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकालोगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट, इट मीन्स इट इज ओबेइंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना बेटा, इसका मीनिंग है जब वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, ये बात हमेशा ध्यान देना। और बेटा यदि वायर्स में अपोजिंग करंट है, ये बात सबसे मेन है, जैसे मान लो एक वायर में करंट ऊपर की तरफ है, एक वायर में नीचे की तरफ, तो बेटा दोनों में जो फोर्सेस होंगे वो रिपेलिंग फोर्स है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो इट मीन्स वेन एवर द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन इन टू वायर्स they are attracted towards each other. If the currents are in opposite direction then they will repel each other. Clear? So बेटा इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाने वाला हूँ। कैसे? स्मॉल एफ क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R। तो बेटा यदि मैं कहता हूँ कि इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, तो 1 एम्पियर का मीनिंग क्या है? यदि I1 I2 को मैं 1 एम्पियर रख दूँ और R की वैल्यू को भी 1 मीटर रख दूँ,
स्मॉल एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, न्यू नॉट अपॉन 2 पाई। देखो बेटा, स्मॉल एफ की वैल्यू न्यू नॉट अपॉन 2 पाई। बेटा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके इक्वल होता है, 10⁻⁷। तो न्यू नॉट अपॉन 2 पाई किसके इक्वल हो गया, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो बेटा 1 एम्पियर का मीनिंग है इट इज अ करंट फ्लोइंग इन ईच वायर विच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। ठीक है, तो 1 एम्पियर उनमें तब फ्लो कर रहा है जब फोर्स उन दोनों वायर के बीच कितना है, 2 × 10⁻⁷। यदि वो दोनों 1 मीटर की सेपरेशन पर रखे हुए हैं, तो मीनिंग समझे बेटा, ये 2 वायर हैं, 1 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, तो फोर्स ऑन ईच वायर कितना है, 2 × 10⁻⁷। तो बेटा जब दोनों वायर के बीच सेपरेशन 1 मीटर है और दोनों वायर के ऊपर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स है, तो बेटा इन वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो ये इस डेफिनेशन का मीनिंग है। ओके बेटा, विद इट आई एम फिनिशिंग दिस 2 टॉपिक्स। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।